एवरीवन, मैं हूँ तुम सबकी प्यारी विज्ञान दीदी और आज लेके आई हूँ फिर से एक नया चैप्टर है क्लास 12th का और चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। मतलब आज हम ये देखने वाले हैं कि आखिर माइक्रोब्स ह्यूमन के वेलफेयर में क्या रोल प्ले करते हैं। तो चलो चैप्टर को शुरू करते हैं। देखो, माइक्रोब्स का सिंपल मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से है, मतलब जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते और इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। देखो, माइक्रोब्स हर जगह प्रेजेंट होते हैं, सॉइल, वाटर, एयर, फूड, एनिमल्स, इवन हमारी बॉडी के अंदर। इसके अलावा माइक्रोब्स बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव कर सकते हैं, जैसे कि थर्मल वेंट्स, मिट्टी के अंदर, स्नो या फिर किसी भी तरीके के एसिडिक एनवायरनमेंट में। ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में इजीली सरवाइव कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, इन्हें हम लैब में भी ग्रो कर सकते हैं, जो विजिबल कॉलोनीज के फॉर्म में ग्रो करते हैं और स्टडी पर्पस के लिए यूज भी होते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और समझेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। तो देखो, माइक्रोब्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोअन्स, वायरसेस, वायरस जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरॉइड्स और प्रोयंस। हम इसके आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक्चुअल माइक्रोब्स का रोल, वो भी ह्यूमन वेलफेयर के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खाने पीने के बारे में कि आखिर हमारे खाने पीने में माइक्रोब्स क्या रोल है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन। देखो, मिल्क से कर्ड बनने के प्रोसेस में हमें एक बैक्टीरिया हेल्प करता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। बेसिकली ये बैक्टीरिया दूध को कोएगुलेट करा देता है और उसे कर्ड में कन्वर्ट करा देता है। हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और कर्ड विटामिन B12 में भी रिच होता है, इसीलिए ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। पढ़ते हैं आगे और बात करते हैं फर्मेंटेड डो प्रोडक्ट्स के बारे में। सपोज इडली या डोसा, इसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, यानी कि CO2 का प्रोडक्शन करता है। इस केस में बैक्टीरिया डो को फ्लफी बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से इडली या डोसा बहुत स्पंजी होता है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ब्रेड बनाने के प्रोसेस के बारे में। तो ब्रेड बनाने में भी ईस्ट का रोल होता है। ईस्ट बेसिकली एक यूनिसेलुलर फंगी होता है जो कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस से ब्रेड बनाने में हमारी मदद करता है। अब स्पेसिफिकली सैक्रोमाइसिस सर्विसिए वो ईस्ट होता है जो हमें ब्रेड बनाने में हेल्प करता है। देखो, फूड आइटम के साथ साथ कुछ ऐसे ड्रिंक्स भी होते हैं जिन्हें फर्मेंटेशन की प्रोसेस से बनाया जाता है और इन ड्रिंक्स को बनाने में भी माइक्रोब्स हमारी मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉडी, ये साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पिया जाता है। टॉडी को हम पाम सैप भी कहते हैं, जो नेचुरल शुगर को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल के फॉर्म में, और इसमें फंगस हमारी मदद करता है। इसके अलावा माइक्रोब्स फिशेस, सोयाबीन, बैम्बू शूट के फर्मेंटेशन में भी मदद करते हैं, जो बहुत सारे अलग अलग रीजन्स में खाया जाता है। इसके अलावा स्विस चीज के बनने में भी बैक्टीरिया का रोल होता है। बेसिकली बैक्टीरिया फर्मेंटेशन का प्रोसेस करता है, जिसकी वजह से इस चीज में बड़े बड़े होल्स दिखाई देते हैं, जो स्विस चीज की पहचान है। इसके अलावा हम बात करते हैं रॉकीफोर्ड चीज की, जिसे बनाने में मदद करता है फंगस, जिसका नाम है पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी। ये चीज बनता है राइपनिंग से, जिसके बाद उसमें आता है एक स्पेसिफिक फ्लेवर और टेक्सचर। हाउस होल्ड में माइक्रोब्स और उनका रोल देखने के बाद हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे कि आखिर इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए हम किस तरीके से माइक्रोब्स का यूज करते हैं। तो देखो, कॉमर्शियली फर्मेंटेड बेवरेजेस बनाने में माइक्रोब्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फर्मेंटेड बेवरेजेस मतलब ड्रिंक्स जिसे पिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम, ये सभी बेवरेजेस फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनाए जाते हैं। देखो, वाइन और ब्रांडी बनाया जाता है फ्रूट जूसेस से, बियर, विस्की बनाया जाता है माल्टेड सीरियल से और रम बनाया जाता है मोलासेस से। इन सभी फर्मेंटेड बेवरेजेस को बनाने में मदद करता है ब्रीवर्स ईस्ट, जिसे हम सैक्रोमाइसिस सर्विसिए कहते हैं, जो कि बेकर्स ईस्ट भी कहा जाता है। यानी कि ये सेम ईस्ट हमें ब्रेड बनाने के प्रोसेस में भी हेल्प करता है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात याद रखो कि वाइन और बियर
बिना डिस्टिलेशन के बनता है, जबकि विस्की, ब्रांडी और रम को बनाने के लिए हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे डिस्टिलेशन और नो डिस्टिलेशन का मतलब समझो। जहाँ पे डिस्टिलेशन नहीं हो रहा, वहाँ पे डायरेक्टली अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है। डिस्टिलेशन के प्रोसेस के बाद ही हमें अल्कोहल देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि आखिर माइक्रोब्स हमें एंटीबायोटिक्स बनाने में किस तरीके से हेल्प करते हैं। यहाँ पे देखो, एंटीबायोटिक में एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायोटिक का मतलब होता है लाइफ, यानी कि वैसा केमिकल जो कि हार्मफुल माइक्रोब्स के लाइफ के अगेंस्ट बनाया जाए। बेसिकली एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम माइक्रोब से बनाते हैं ताकि हम डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल या उनके ग्रोथ को इनहिबिट कर सके। अब देखो, सबसे पहला एंटीबायोटिक जो डिस्कवर किया गया था उसका नाम है पेनिसिलिन। ये एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से, जब वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक मोल्ड जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, वो एक पर्टिकुलर एरिया में बैक्टीरिया के ग्रोथ को देखो। जब वो अपने लैब में काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक पर्टिकुलर एरिया में बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो रहा। जब उन्होंने उसको और बेटर वे में ऑब्जर्व किया तो उन्होंने पाया कि एक मोल्ड जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रिवेंट कर रहा था। और इसी प्रोसेस के दौरान दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक एक्सीडेंटली डिस्कवर हो गया। लेकिन यहाँ पे एक और बात है जो मैं तुम्हें बता देती हूँ। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के इस ऑब्जर्वेशन के बाद पेनिसिलियम डायरेक्टली एक एंटीबायोटिक की तरह हम यूज नहीं करने लगे थे, बल्कि उनके काम को आगे बढ़ाया अर्नेस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरे ने, जिन्होंने इफेक्टिव मेडिसिन की तरह पेनिसिलियम को यूज करने को बताया गया। उनके काम को थोड़ा और आगे बढ़ाया अर्नेस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरे ने, और जिसके बाद हमें पेनिसिलियम इफेक्टिव मेडिसिन के रूप में, यानी कि एक इफेक्टिव एंटीबायोटिक के रूप में मिला। और इसके लिए इन तीनों को नोबेल प्राइज भी मिला है, जो कि ईयर 1945 में मिला। तो देखो, एंटीबायोटिक ने हमें बहुत सारी डेडली बीमारियों से बचाया है, जैसे कि प्लेग, डिप्थीरिया, लेप्रोजी और वुपिंग कफ। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स के प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का रोल। देखो, सिट्रिक एसिड बनाने में हमें फंगस हेल्प करता है, जैसे जिसका नाम है एस्परगिलस निगर। उसी तरीके से एसिटिक एसिड में बैक्टीरियम का रोल आता है, जिसे हम एसिटोबैक्टर एसिटी कहते हैं। उसके बाद ब्यूटाइरिक एसिड में बैक्टीरियम का रोल होता है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। इसी के साथ साथ लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन में बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस का रोल होता है। यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है जहाँ पे आपको इन सारे पॉइंट्स के बारे में ब्रीफली बताया गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे एंजाइम्स के प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का रोल। लाइपेज, जिसको यूज किया जाता है डिटर्जेंट्स में ताकि ऑयली स्टेन्स को रिमूव किया जा सके, उसको बनाने में मदद करता है बैक्टीरिया। देखो, बैक्टीरियाजेस या प्रोटीनेजेस प्रोड्यूस किए जाते हैं बैक्टीरिया या फंगी से, जो कि यूज किया जाता है फ्रूट जूसेस के बॉटल में क्लैरिफाई करने के लिए। देखो, एक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनको प्रोड्यूस किया जाता है माइक्रोब से, जो कि बेसिकली फ्रूट जूसेस में प्रेजेंट क्लॉट्स को क्लैरिफाई करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद आता है अगला एंजाइम, जिसे हम स्ट्रेप्टोकाइनेज कहते हैं। बेसिकली स्ट्रेप्टोकाइनेज एक ऐसा एंजाइम है जिसको प्रोड्यूस किया जाता है बैक्टीरिया की मदद से, और इसको यूज किया जाता है एज अ क्लॉट बस्टर। बेसिकली इसे क्लॉट बस्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ब्लड क्लॉट को रिमूव करने में मदद करता है। सपोज करो किसी तरीके के मायोकार्डियल ऑपरेशन के बाद। अब हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे कि आखिर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स को बनाने में माइक्रोब्स का क्या रोल होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे साइक्लोस्पोरिन ए के बारे में, जिसे बनाने में हमारी मदद करता है फंगस, जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। बेसिकली ये एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग की तरह ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स को दिया जाता है। इसके बाद अगला बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, जिसे हम स्टैटिन्स कहते हैं, इसे बनाने में मदद करता है ईस्ट, जिसका नाम है मोनासिस परप्यूरिस। बेसिकली ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करने में हमारी मदद करता है। चलो अब हम आगे बढ़ते और समझते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से सीवेज ट्रीट होता है।
सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सीवेज होता क्या है। तो देखो, अलग अलग जगह जैसे कि घर, हॉस्पिटल, कंपनीज, फैक्ट्रीज, होटल्स एटसेट्रा से निकला हुआ गंदा पानी बनाता है सीवेज, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में डर्टी वाटर, यानी कि गंदे पानी को हम सीवेज कहते हैं। और इसमें प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक मैटर, केमिकल्स, हार्मफुल माइक्रोब्स, सैंड, ग्रीट एटसेट्रा। अब इस पानी को हम डायरेक्टली लार्जर वाटर बॉडी में नहीं डंप कर सकते, यानी कि इस गंदे पानी को अगर हम डायरेक्टली रिवर वाटर में डालेंगे तो रिवर में रहने वाली मछलियां, पौधे, उन सब पे बुरा इफेक्ट पड़ेगा और ये पूरे नदी के पानी को खराब कर सकती है, जो किसी भी वे में हम यूज नहीं कर सकते। इसीलिए सीवेज को ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीट करने का मतलब उसे हम कम पॉल्यूटेड बनाते हैं ताकि इससे कोई बहुत ज्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट ना पड़े और हम इन्हें डिस्पैच कर सके नदी, तालाब, पॉन्ड ऐसे जगहों पे। तो चलो देखते हैं कि आखिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। देखो, सबसे पहले सीवेज को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाता है। वहां पे सबसे पहला ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में आप देखोगे कि सीवेज को फिल्टर से पास किया जाता है, जिसके बाद बड़े बड़े पार्टिकल्स रिमूव हो जाते हैं। फिर सेडिमेंटेशन टैंक में भेजा जाता है। हेवी पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाते हैं। नीचे वाले पार्ट को हम प्राइमरी स्लज कहते हैं और ऊपर वाला लिक्विड पार्ट कहलाता है प्राइमरी इफ्लुएंट। इसके बाद प्राइमरी इफ्लुएंट को सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भेजा जाता है। देखो, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इस केस में प्राइमरी इफ्लुएंट को भेजा जाता है एरेशन टैंक में। यहाँ एयर पंप की जाती है, इससे एरोबिक माइक्रोब्स ग्रो करते हैं। ये माइक्रोब्स फ्लॉग्स बनाते हैं। ये ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं। फ्लॉक्स होता है बैक्टीरिया और फंगस का एसोसिएशन जो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने में मदद करता है। देखो, फ्लॉक्स के रैपिड एक्शन के बाद यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा कि बीओडी हमारा डिक्रीज हो रहा है। अब ये बीओडी क्या होता है, चलो वो भी समझाती हूँ। देखो, BOD होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर। बेसिकली एक बैक्टीरिया को 1 लीटर वाटर में जो ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम करने में ऑक्सीजन के अमाउंट की खपत होती है, उसी को हम BOD कहते हैं। यहाँ पे तुम एक सिंपल बात समझो। देखो, जो वाटर होता है उसका हम BOD टेस्ट करते हैं, यानी कि तुम BOD को मेजर कर सकते हो। अब अगर तुम्हें BOD का रेट ज्यादा दिखेगा तो तुम्हें ये समझ लेना है कि वो वाटर अभी बहुत पॉल्यूटेड होता है। जैसे जैसे वाटर का पॉल्यूशन कम होगा, BOD का लेवल भी डिक्रीज होते जाएगा। तो फ्लॉग्स के एक्शन के बाद जब ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम हो जाता है तो उस सीवेज में जो BOD का लेवल होता है कम हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में आखिर क्या होता है। देखो, इस केस में फ्लॉक्स नीचे सेटल हो जाते हैं। इसे एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। थोड़ा स्लज वापस एरेशन टैंक में भेजा जाता है, जिसे हम इनोकुलम कहते हैं। बाकी स्लज को एनारोबिक डाइजेस्टर में भेजा जाता है, जिसके बाद स्लज का एनारोबिक डाइजेशन होता है। अब देखो, यहाँ पे समझो, एनारोबिक बैक्टीरिया स्लज को तोड़ते हैं, जिसमें बहुत सारे गैसेस रिलीज होते हैं, जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा। इसके बाद ट्रीटेड वाटर को रिलीज किया जाता है। हाँ, क्लीन वाटर यानी कि सेकेंडरी इफ्लुएंट को अब लार्जर वाटर बॉडी जैसे कि रिवर, पॉन्ड, लेक, इनमें रिलीज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे तुम्हारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इन्वॉल्व प्रोसेसेस का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। आई होप तुम्हें अब ये प्रोसेस अच्छे से क्लियर है। चलो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर बायोगैस प्लांट वर्क कैसे करता है। देखो, बायोगैस प्लांट को वर्क करने के लिए हमें चाहिए रॉ मटेरियल। बेसिकली बायोगैस प्लांट में काऊ डंग, किचन वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट डाला जाता है। इसको वाटर के साथ मिक्स करके स्लरी बनाई जाती है। इसके बाद स्लरी को डाइजेस्टर में भेजा जाता है। अब इसके बाद स्लरी को एयर टाइट टैंक यानी कि डाइजेस्टर में डालने के बाद एनारोबिक माइक्रोब्स यानी कि मिथेनोजेंस ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं। इस प्रोसेस के बाद गैसेस प्रोड्यूस होती है। ये गैसेस मेनली मीथेन होती है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड भी होती है।
ये गैसेस ऊपर कलेक्ट होती है और इन गैसेस को कुकिंग, लाइटिंग या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज किया जाता है। इसके बाद बचा हुआ स्लरी बाहर निकलता है और उसको हम मैन्योर के फॉर्म में यानी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के फॉर्म में खेतों में यूज करते हैं। आई होप अब तुम्हें बायोगैस प्लांट का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर है। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे और जानेंगे माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। देखो, बायो कंट्रोल मीन्स यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कंट्रोल plant disease and pest instead of harmful chemicals such as pesticide, insecticides, etc. देखो, माइक्रोब्स को इन एजेंट के फॉर्म में यूज करने का बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि नेचुरल प्रेडेशन और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना, साथ ही साथ पेस्ट को कम्प्लीटली इरेडिकेट नहीं करना है। इसके साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को बैलेंस करना है और बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को मारना नहीं है। जैसे कि हम लेडी बर्ड या बीटल का यूज करते हैं फिट्स को कंट्रोल करने के लिए, उसी तरीके से ड्रैगन फ्लाइज को यूज करते हैं मॉस्किटोज को कंट्रोल करने के लिए। ये बेसिकली प्रेडेटरी इंसेक्ट्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बैक्टीरियल बायो कंट्रोल के बारे में। यहाँ पे एक बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है जिसका नाम है बैसिलस थुरिनजेनेसिस, जिसे हम बीटी के रूप में बोलते भी हैं। यहाँ पे एक बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है जिसका पूरा नाम है बैसिलस थुरिनजेनेसिस, जिसका शॉर्ट फॉर्म बीटी होता है। देखो, ये ड्राइड स्पोर्स के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होते हैं जिसको हम प्लांट के ऊपर स्प्रे कर देते हैं। बेसिकली ये बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को किल करने में मदद करते हैं और प्लांट को उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ये प्रोसेस काम कैसे करता है। तो देखो, जब हम इनको प्लांट के ऊपर स्प्रे करते हैं तो ये इंसेक्ट के गट में जाकर के टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिससे वो लार्वी के स्टेज में मर जाता है। देखो, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, ये दूसरे इंसेक्ट्स के लिए हार्मलेस होता है। ये स्पेसिफिकली उसी इंसेक्ट को मारता है जिससे प्लांट को ज्यादा खतरा है। बेसिकली बीटी टॉक्सिन जीन इंसर्टेड इनटू प्लांट मेक्स देम इंसेक्ट रेजिस्टेंट, फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फंगल बायो कंट्रोल के बारे में। यहाँ पे एक फंगस इन्वॉल्व होता है जिसका नाम होता है ट्राइकोडर्मा, जो कि एक फ्री लिविंग फंगस होता है। ये फंगस बहुत सारे प्लांट पैथोजेंस को कंट्रोल करने में मदद करता है। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं वायरल बायो कंट्रोल के बारे में। यहाँ पे जो वायरस इन्वॉल्व होता है उसका नाम होता है बैक्यूलो वायरस, जिसका जीनस है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। बेसिकली इसे हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में यूज करते हैं और ये इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड को इन्फेक्ट करता है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, यानी कि ये हर किसी को टारगेट नहीं करता। ये प्लांट, मैमल, बर्ड, फिशेस, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के लिए बिल्कुल सेफ होता है। और यहाँ पे तुम एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखो कि ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में स्पेसिफिकली यूज किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, यानी कि वैसे माइक्रोब्स जो फर्टिलाइजर के तौर पे यूज किए जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करेंगे और समझेंगे बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर के बारे में। देखो, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम, एजोस्पिरिलम और एजोटोबैक्टर को हम बायो फर्टिलाइजर के तौर पे यूज कर सकते हैं। इनका रोल होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना, यानी बेसिकली ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में सिम्बायोटिक एसोसिएशन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि एजोस्पिरिलम और एजोटोबैक्टर फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फंगी एज अ बायो फर्टिलाइजर। देखो, फंगी प्लांट के साथ एसोसिएटेड होते हैं जिसे हम माइकोराइजा कहते हैं। यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है कि ग्लोमस जीनस के बहुत सारे मेंबर्स माइकोराइजा फॉर्म करते हैं। ये एसोसिएशन मदद करता है कि फंगी सॉइल से फास्फोरस को एब्जॉर्ब करे और उसे प्लांट को दे दे। जिन प्लांट को ऐसा एसोसिएशन मिलता है वो बहुत सारे बेनिफिशियल फैक्टर शो करते हैं, जैसे कि वो प्लांट्स रेजिस्टेंट होते हैं रूट बॉर्न पैथोजेंस के अगेंस्ट और साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा सैलिनिटी और ड्रॉट को भी टॉलरेट कर पाते हैं। ओवरऑल आप अगर देखोगे तो ये प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं साइनोबैक्टीरिया एज बायो फर्टिलाइजर। देखो, साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं।
देखो, अलग अलग टाइप के साइनोबैक्टीरिया जैसे कि एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में प्लांट की मदद करता है। इसका इम्पोर्टेंस आपको पैडी फील्ड में देखने को मिलेगा। ये ऑर्गेनिक मैटर ऐड करता है और सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। इस चैप्टर में हमने समझा कि हम अलग अलग फील्ड में, चाहे वो घर हो, इंडस्ट्रीज हो, बायो कंट्रोल हो, बायो एजेंट्स हो, बायोकेमिकल हो या फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में किस तरीके से माइक्रोब्स का रोल देख सकते हैं। और यहाँ पे खत्म होता है आपका ये पूरा चैप्टर। इस चैप्टर में दिए हुए सारे नेम्स और एग्जाम्पल्स को आपको अच्छी तरीके से लर्न करना है।